प्यारे बच्चों, 29 तारीख के साइंस की परीक्षा में 70 प्रश्न कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर भी कर दें। एक एक चैप्टर का क्विक रिवीजन आपके लिए एक एक वीडियो हम बनाएंगे, इसको अवश्य देख के जाइएगा। पूरा वीडियो देखिए और निश्चित तौर से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक बार देखने में ही कंप्लीट हो जाएगा। क्विक रिवीजन, थोड़े समय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपको पूरा साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री मुख्य तौर पर आपको परीक्षा में जाने से पहले इस चैनल पर सभी महत्वपूर्ण क्या टोटल रिवीजन आपको मिलेगा थोड़े ही टाइम में। तो पहला चैप्टर चूंकि जानते हैं, पहला चैप्टर जो है आपको पता है रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से है। तो हम यहाँ बहुत ही आसान तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको समझाएंगे और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में अवश्य मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सभी प्रकारों को एक ही वीडियो में आप क्विक रिवीजन देख लें। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, सोचिए सोचिए। तो पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद क्या होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उसके बाद क्या होता है अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ गए? अब इसको हम एक एक करके समझेंगे और पूरा तैयार कर जाएंगे। तो देखिए पहला है संयोजन अभिक्रिया। कुछ इधर इधर की बात रही, सीधे सीधे आपको संयोजन अभिक्रिया जानना है। सभी अभिक्रियाएं क्विक रिवीजन, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं, बहुत छोटा वीडियो। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन, योजन, इसी को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? तो अगर भी योगात्मक देगा तब भी आप समझेंगे संयोजन ही है। संयोजन और योगात्मक एक ही है, योगात्मक अभिक्रियाएं। संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं रटने की जरूरत नहीं है, बस समझिए संयोजन या योगात्मक, योग मतलब जोड़ना, योग मीन्स जोड़ना। और आप जानते हैं कि कई संख्याओं को एक बार जोड़े तो एक संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? एक संख्या प्राप्त होगी। तो उसी प्रकार से संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को एक में मिला दें तो एक उत्पाद प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? एक उत्पाद प्राप्त हो, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्या देंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद, एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो सभी अभिक्रियाओं का कम से कम एक उदाहरण आपको तैयार होना चाहिए। एक रासायनिक अभिक्रिया आपको तैयार होनी चाहिए, उसका उदाहरण तैयार होना चाहिए। तो संयोजन अभिक्रिया के ढेर सारे उदाहरण हैं। जैसे सबसे आसान लेके चलेंगे हम, H2 और O2, पानी हो जो एकदम पिए लजवन हो, H2 और O2, H2 और O2 आपस में मिल करके बनाते हैं H2। क्या बनाते हैं? H2O। अब यही हम आपको, चूंकि इसी चैप्टर में है संतुलित करना, इसी के साथ संतुलित करना भी सीखिए, क्योंकि जब तक संतुलित नहीं करेंगे तब तक इस समीकरण को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बना दें, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? जल, पानी बनाएंगे। तो यह अभी संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन एक परमाणु है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो 2 से गुणा कर दीजिए, कर दिए ना भाई, तो 2 से गुणा हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, ये बढ़ गया। तो इधर 4 परमाणु है हाइड्रोजन के और इधर कितने हैं? 2।
तो 2 से और यहाँ गुणा करेंगे ना भाई, तो 2 दूना 4, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 एकम 2 ऑक्सीजन, कंप्लीट। तो यह है संयोजन अभिक्रिया, 2 लोग मिलके एक बना रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसी तरह से देखिए कापर है ना भाई, कापर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कापर ऑक्साइड बनाएगा ना, तो क्या बनाएगा, कापर ऑक्साइड। तो ये भी 2 लोग मिलके एक बना रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ ऑक्सीजन ए 2 है यहाँ, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये कापर 2 हो गया, कापर 2 हो गया। तो यहाँ गुणा कर दीजिए तो यहाँ का कापर 2 हो गया। अब कंपेयर करिए, 2 कापर 2 कापर, 2 ऑक्सीजन, 2 एकन्य 2 ऑक्सीजन, ये भी हो गया। और देख लीजिए अमोनिया, अमोनिया NH3, अमोनिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे अमोनिया में, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। देखिए इसको हाइड्रोजन 3 और 1 4, तो यहाँ 4 है, नाइट्रोजन 1 है तो 1 है, क्लोरीन 1 है तो 1 है, इसको संतुलित भी नहीं करना है, इसलिए ऐसे उदाहरण को करिए कि संतुलित भी न करना पड़े और अच्छा। तो यह सब क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया मतलब जब 2 या 2 से अधिक मिलकर क्या बनाए, एकल उत्पाद बनाए, तो उसे संयोजन कहेंगे। अब तक तो 2 ठो मिला के एक बना रहे थे, एक उदाहरण बता रहे हैं जो 3 ठो मिला के एक बनाएंगे। देखिए कैसे, जैसे सोडियम कार्बोनेट, क्या है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में जली विलयन और कार्बन डाइऑक्साइड। यह अभिक्रिया हम सोच समझ के आपको दे रहे हैं क्योंकि ये कई जगह काम भी देगा आपको। तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिल करके बनाएंगे खाने वाला सोडा। तो यह बनाने से यह फायदा होगा कि खाने वाला सोडा बनाने की विधि भी जान गए, जो दूसरा चैप्टर हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर हो गया, देखिए सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, संतुलित हो गया। बहुत आसान, बस 2 से गुणा करना है, हो गया ये। तो सोडियम कार्बोनेट जल कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सब किसकी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। देखिए 3 लोग मिलकर एक बनाए, तो ये भी संयोजन हुआ। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, देखिए कौन, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, कल्ली चूना। क्या कहते हैं, कल्ली चूना, कल्ली चूना कहेंगे या बिना बुझा हुआ चूना, कल्ली चूना या बिना बुझा हुआ चूना। और इसमें मिलाएंगे क्या भाई, जल हो, पानी। तो जल मिलाएंगे तो क्या होगा भाई, क्या बनेगा, तो बुझा हुआ चूना, चूना बुझ गया भाई। पानी मिला के बुझा देते हैं ना, पानी डाल के क्या किए, बुझा दिए, तो बन गया बुझा हुआ चूना। बन गया कि नहीं बन गया, तो ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना। तो यह देखिए कितने संयोजन के ऐसे अनगिनत उदाहरण। तो आपको संयोजन अभिक्रिया मतलब जब 2 या 2 से अधिक मिलके एक बना दे, जैसे 4 5 मिलके क्या बन गया 9, 2 अंक मिलके एक अंक बना दिया, तो ये योग हुआ ना, योग जोड़। उसी तरह से ये है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। क्या बच्चों ये अब आएगा तो कर नहीं लोगे, बिल्कुल कर लोगे। अब ये हो गया संयोजन। अब देखिए फटाफट वियोजन, क्या देखना है, वियोजन। संयोजन के बाद क्या देखना है, वियोजन। दोनों एक दूसरे को उल्टा है, तो एक साथ इनको लेके चलेंगे। क्विक रिवीजन है, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, सभी चैप्टर पढ़ाने हैं। वियोजन या इसी को कहते हैं अपघटन। क्या कहते हैं, अपघटन। वियोजित होना मतलब टूट जाना, वियोजित होना मतलब टूट जाना, और अपघटन मतलब ये होता अपघटित हो जाना, टूट जाना। तो अभी अभी जिसके पहले पढ़े थे जो जुट रहा था, यहाँ पर पढ़ रहे हैं जहां टूटेगा। तो जब एक यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से, बाह्य कारक क्या क्या हो सकते हैं, उष्मा दे सकते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख सकते हैं,
विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी बाह्य कारक प्रयोग करें और अपने अवयवों में क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया क्या कहेंगे, वियोजन। तो देखिए क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जो बाह्य कारकों के प्रभाव से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों या तत्वों में क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया भाई कितने प्रकार की, तो आप कहेंगे 3 प्रकार की, क्योंकि बाह्य कारक कितने होते हैं, 3। पहला कौन, उष्मीय वियोजन। क्या होता है बच्चों, उष्मीय वियोजन, तो नाम ही है उष्मीय वियोजन, जिसमें उष्मा दिया जाए। क्या दिया जाए, उष्मा। तो उष्मा देकर के जब तोड़ोगे, उष्मा देकर तोड़ देबो, गर्म को के तोड़ देबो, तो हो जाए उष्मीय वियोजन। क्या हो जाएगा, उष्मीय वियोजन। कहेंगे वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसी को अपघटन भी कहते हैं, उष्मीय अपघटन भी कहते हैं, इसको उष्मीय अपघटन भी कहेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के प्रभाव से एक यौगिक दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों या तत्वों में टूट जाता है, उसे हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जरूर लिखिए, एक उदाहरण बस। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। संगमरमर का भी यही सूत्र है, खड़िया का भी पूछेगा तो यही सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उसमें भी वियोजन कैल्शियम कार्बोनेट, एक खड़िया का भी सूत्र है, चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको जब हम उष्मा देंगे, क्या देंगे बच्चों, उष्मा। क्या देंगे, उष्मा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देंगे तो यह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये टूटा कि नहीं, दो लोगों में टूट गई ना हो। तो जब टूट गई, अपघटित हो गए, वियोजित हो गए, तो ये हो गया वियोजन। केकरे कारण से भाई, उष्मा के, तो हो गए उष्मीय वियोजन। क्या हो गया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ये हो गया उष्मीय वियोजन। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रकाश वियोजन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो नाम में ही है छुपा हुआ, वियोजन मतलब टूटना, और प्रकाश मतलब प्रकाश के द्वारा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों में या अपने अवयवी तत्वों में वियोजित हो जाए, उसे हम प्रकाश वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन। जैसे सिल्वर क्लोराइड, क्या है बच्चों, बहुत ही आसान, सिल्वर क्लोराइड। क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में जब रखोगे, किसमें रखोगे, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश। सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो यहां आपका हो जाएगा क्या, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग, देख रहे हैं। लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 बार है, क्लोरीन परमाणु 2 परमाणु है भाई, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए ना। तो 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, लेकिन अब सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ गुणा कर देंगे तो सिल्वर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया सिल्वर और ये हो गया क्लोराइड, तो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन के बाद आपका आता है विद्युत वियोजन। क्या आता है, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत प्रवाहित करने से, क्या प्रवाहित करने से, विद्युत प्रवाहित करने से अपने छोटे छोटे यौगिकों या तत्वों में वियोजित हो जाए, उसे हम कहते हैं विद्युत वियोजन। क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। बहुत ही आसान उदाहरण दे रहे हैं, पानी के लो,
H2O है ना, जल। जल में जब आप विद्युत वियोजन कराएंगे, मतलब विद्युत प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे आप। जब जल में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा ना, और ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग। जल बना किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वो मिले आके बिजली, बिजली लगा, विद्युत प्रवाहित कर दो, तो विद्युत प्रवाहित करवत हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग। लेकिन ये संतुलित नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर देंगे तो जल, ये जल टूटा किसके कारण, विद्युत के कारण, तो बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बन गए दोनों गैस बन गए, था ये लिक्विड। तो क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है, तो ये है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जो 3 प्रकार का होता है। उष्मीय वियोजन या अपघटन, प्रकाश वियोजन या अपघटन, विद्युत वियोजन या अपघटन। तो जब उष्मा से अपघटित होता है या टूटता है तो उष्मीय वियोजन है। जब प्रकाश देने से, सूर्य का प्रकाश के प्रभाव से टूटता है तो उसे कहते हैं हम क्या, प्रकाश वियोजन। जब विद्युत प्रवाहित करने से टूटता है तो इसे कहते हैं हम विद्युत वियोजन। इसका एक और उदाहरण होता है पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड में भी विद्युत प्रवाहित करेंगे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो वो भी उदाहरण आप लिख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम अलग, क्लोराइड अलग, किसके कारण, विद्युत के कारण होगा। तो क्विक रिवीजन है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहे हैं कि एक बार ये देख के जाएं अवश्य। अब वियोजन अभिक्रिया के बाद आपको हम बताएंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है, विस्थापन अभिक्रिया। जल्दी जल्दी फटाफट सभी अभिक्रियाओं को दोहरा लीजिए, एक बार जरूर इसको देख के जाइए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अच्छा लग रहा हो तो तुरंत लाइक करिए, लाइक करा ना हो, शेयर करा तुरंत पट से। देखो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया मतलब देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील को विस्थापित कर दे, हटा दे, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या करेगा, हटा देगा। जैसे मैं यहाँ टीचर हूं, अगर जो प्रिंसिपल आएंगे तो मैं विस्थापित हो जाऊंगा। यहाँ चेयर पर बैठा हूं तो चेयर छोड़ के मुझको हटना पड़ेगा, लेकिन चपरासी आए तो हटब हो, चपरासी हमसे कम क्रियाशील है ना भाई। तो कम क्रियाशील कभी अधिक क्रियाशील को नहीं हटा सकता, अधिक क्रियाशील ही कम क्रियाशील को हटाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया में यही होता है, विस्थापन अभिक्रिया में यही होता है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2। पहला होता है एकल विस्थापन, क्या होता है, एकल विस्थापन, और दूसरा होता है द्विविस्थापन। याद पड़ गया होगा क्योंकि सब पढ़े तो हैं आप लोग। द्विविस्थापन, एकल विस्थापन, देखिए एकल, एकल विस्थापन, ये होता है द्विविस्थापन। एकल मतलब एक, जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ एक को क्या करे, विस्थापित कर दे। तो जब एक को विस्थापित करेगा, हटा देगा यौगिक में से, तो उसे कहेंगे हम एकल विस्थापन। और जब 2 ठो आपस में अदला बदली कर लेंगे, विस्थापित हो जाएंगे, तो उसे कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। देखिए एकल विस्थापन का एक उदाहरण लीजिए, एक बहुत सारे उदाहरण है लेकिन आसान सा उदाहरण लीजिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, इसमें यदि आप जिंक मिला दें, क्या मिला दें, जिंक, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जानते हैं जिंक ऊपर है ना भाई हाइड्रोजन से, तो जिंक अधिक क्रियाशील है ना। तो जिंक अधिक क्रियाशील है तो ये हाइड्रोजन वहां से को यहाँ से हटा देगा, तो हटाना ही क्या कहलाया, विस्थापन। ये अधिक क्रियाशील है, ये प्रिंसिपल है और ये टीचर है, तो प्रिंसिपल आएगा तो ये टीचर यहाँ से अपने साथी को छोड़ के, कुर्सी छोड़ के दूसरे तरफ बैठ जाएगा। तो ये हो गया द्विविस्थापन, एकल विस्थापन।
तो देखिए जिंक आया, हाइड्रोजन को हटाया, तो यहाँ अब जिंक किसके साथ हो लिया, सल्फेट के साथ, तो हो गया जिंक सल्फेट। क्या हो गया, जिंक सल्फेट ZnSO4, और यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। एक प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे परखनली के पास हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो पॉप की आवाज होगी, तो आप कहेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस हो रही है। ये जो है अम्ल क्षार लवण पढ़ाएंगे इसके अगले वीडियो में, उसमें भी ये अभिक्रिया काम देगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ जिंक इसमें मिलाएंगे तो जिंक अधिक क्रियाशील है, प्रिंसिपल है ना भाई, तो टीचर के हटा देगा। तो ये हो गया एकल विस्थापन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा लिख रहे हैं कि जिसमें आपको ज्यादा संतुलित न करना पड़े, एकदम सीधे सीधे हो। देखिए इसमें क्या संतुलित करना पड़ा, हाइड्रोजन 2 है या हाइड्रोजन 2 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, सल्फेट है, सल्फेट है, संतुलित न करना पड़े, हम ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब जिसमें आपस में अदला बदली हो जाए, ये यहाँ चला जाए तो ये यहाँ आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण ले लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट का। ये उदाहरण भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें भी संतुलित नहीं करना पड़ेगा। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, तो देखिए बहुत ही आसान है। अब है ही देखा, ये आएगा इसके पास, ये इसके मित्र के पास आ जाएगा भाई, तो बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम आ गया, इसके मित्र को उठा के ले जा रहा है, देखिए नाइट्रेट को, पोटेशियम नाइट्रेट, इससे मित्रता कर लिया भाई, इससे मित्रता कर लिया, देखिए आपस में मिल गए, तो बचा कौन, सिल्वर। ये कहेगा कि तू हमारे साथी के लहला, तो हम तोरे साथी के छोड़ब, अब हम उससे मित्रता करब, तो ये उससे जाके मित्रता करेगा, तो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों, सिल्वर क्लोराइड। तो ये है द्विविस्थापन, आपस में अदला बदली हुआ। देखिए ये पोटेशियम आ गया नाइट्रेट के पास, पोटेशियम नाइट्रेट बनाया, सिल्वर गया क्लोराइड के पास, बना लिया सिल्वर क्लोराइड। तो यह हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो अगर जो एक को हटा रहा है तो एकल विस्थापन, दो आपस में बदल रहे हैं तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन। ये हो गया विस्थापन। इसके बाद बच्चों क्विक रिवीजन में आ जाइए फटाफट झटाझट। इसके बाद आ जाएंगे उष्मा, दो अभिक्रियाएं होती है ना, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी का उदाहरण देखिए, पहले हम देखेंगे उष्मा क्षेपी, थोड़ा हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं कि आपका जल्दी से सिर्फ रिवाइज हो जाए, इसी को एक दो बार देखिए याद हो जाएगा। उष्मा क्षेपी, क्षेपी मतलब फेंकना, क्षेपी मतलब फेंकना, फेंक दो। तो उष्मा क्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकले, ऊर्जा बाहर निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। श्वसन आता है एक नंबर का, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो कहिए उष्मा क्षेपी है, वो उष्मा ऊर्जा निकलता है ना श्वसन अभिक्रिया में, श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, श्वसन क्रिया से ही हमें ऊर्जा मिलती है काम करने की, तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रख लिए। उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी मतलब जिसमें उष्मा क्या हो, बाहर निकले, तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है एक तो क्या, देखो मीथेन लेता हूं, मीथेन गैस। चौथा अभ्यास पढ़ाएंगे तो मीथेन पढ़ाएंगे आपको, चौथा भी क्विक रिवीजन होगा, एक एक चैप्टर का क्विक रिवीजन कराएंगे आपको, देख के बस चले जाइए, एक प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये हो जाएगा आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या करेंगे, जब मीथेन को किसी भी प्राकृतिक गैस को के पास जब ऑक्सीजन ले जाओगे, जब इसको जलाओगे, दहन कराओगे, किसी भी प्राकृतिक गैस का जब दहन कराते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। एलपीजी बान तोरे घरवा में, तू ब्यूटेन है ना हो, तू ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा तो उष्मा निकलला, उष्मा, तब न
भोजन पकता है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो गया। और का जिसमें भी ऊष्मा निकले, ऊर्जा निकले, वो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा फेंक रहा है, छेप रहा है। तो यहाँ पर मेथेन और ऑक्सीजन मिल करके यहाँ बनाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बनाता है? जल। और यही निकलता है ऊष्मा। क्या निकलता है? ऊष्मा। तो यह हो गया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। भाई कि नहीं भाई? ये हो गया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। मेथेन चाहे कोई भी प्राकृतिक गैस जब ऑक्सीजन के साथ दहन कराते हैं, बिना ऑक्सीजन का दहन होगा नहीं, तो जब दहन क्रिया कराते हैं, कोई कहे दहन क्रिया कौन सी क्रिया होगी, कहिएगा ऊष्माक्षेपी होगी। क्या कहोगे? ऊष्माक्षेपी। और एक और हुई, बताओ क्या हुई? ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, क्या हुई? उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्रिया क्या कहलाती है? उपचयन। तो यहाँ पर देखिए मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा निकल रहा है। तो जब ऊष्मा निकल रहा है तो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। दूसरा इसका प्रकार ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब सोखिले। शोषी मतलब सोखिले, जौने के ऊष्मा देवे के पड़े। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया करने के लिए ऊष्मा अलग से देना पड़ता है, ओके, गर्म करे पड़ा, ऊष्मा दे पड़ा। जब ऊष्मा देने से वो अपक्रिया होगी तो उसे कहेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी, जो सोख रहा, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब ऊष्मा देंगे आप, क्या देंगे? ऊष्मा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब ऊष्मा दोगे तो मरकरी बनेगा भाई। क्या बनेगा? मरकरी। और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऊष्मा दिए तो ये ऊष्मा सोख रहा है ना, तब न क्रिया हो रही है, तो ये ऊष्मा शोषी है। तो यहाँ पर या HgO को क्या दिए? ऊष्मा। तो Hg बना और ऑक्सीजन, मरकरी बना और ऑक्सीजन। लेकिन ये संतुलित नहीं हो भाई। तो संतुलित कर, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। देख रहे हैं मरकरी 2 हो गया तो मरकरी 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए इसको संतुलित है कि नहीं भाई? देखिए छूट गया था, संतुलित नहीं हुआ। यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए। कर दिए तो क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, तो 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, हो गया आप संतुलित। ठीक है, छूट गया था, इसको कर लीजिएगा। तो ये हो गया ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ये हो गया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसको कई बार वीडियो को देखे, यूं तैयार हो जाएगा। फटाफट सब पठवा कर ना बनाएंगे भाई, ऐसे क्विक रिवीजन, फटाफट एकदम देख के जाओ, मारो, फटाफट कर दो। होगा। चलो अगला देखिए, अगला जो है आपका होगा उपचयन और अपचयन। बचिए तो उपचयन अपक्रिया क्या है? उपचयन, उपचयन का एक नाम और है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया। उपचयन का एक नाम और है भाई, क्या? ऑक्सीकरण अपक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करे, ऑक्सीजन ले। उपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है? लिया जाता है, नाम ही है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन को क्या करे? ले। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले या इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बना दे, इलेक्ट्रॉन को त्यागे, तो उसे कहेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया का एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कॉपर है ना, कॉपर को ऑक्सीजन से जब करेंगे, मतलब कॉपर का दहन कराएंगे, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। तो देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा ना भाई, तो 2 से गुणा कर दीजिए। अब वहां कॉपर 2 हो गया तो यहाँ कॉपर में भी गुणा कर दीजिए। ये हो गया कॉपर और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके बना दिया कॉपर ऑक्साइड। कौन अब क्रिया है? देखो ऑक्सीजन जुड़ल कि नहीं जुड़ल? ऑक्सीजन इसमें जुड़ा ना, कॉपर ऑक्सीजन को लिया ना, तो जब ऑक्सीजन लिया तो उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया है। और जिस पदार्थ का उपचयन होता है, जिस पदार्थ का उपचयन होता है, इसको अपचायक कहते हैं। एक एक नंबर में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा।
जिसका उपचयन होता है वो अपचायक है, जिसका उपचयन होता है वो क्या है, अपचायक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अपचयन अवक्रिया, अपचयन अवक्रिया, एकदम फटाफट में, जल्दी जल्दी में, टाइम नहीं है। अपचयन अवक्रिया, अपचयन अवक्रिया का मतलब हुआ कि वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकले, जिसमें ऑक्सीजन बाहर जाए, इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन निकलता है, इसमें हाइड्रोजन निकलता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। तो आपके इस क्लास में कक्षा 10 में मुख्य रूप से ऑक्सीजन को ही ध्यान में रखना है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़े वो उपचयन है, और जिसमें से ऑक्सीजन निकले वो क्या है, अपचयन है। क्या है, अपचयन। तो देखिए एक उदाहरण, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से जब क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से जब क्रिया करेगा तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये ऑक्सीजन दे रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो जो ऑक्सीजन देता है इसका क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन। और जिसका अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक, यह ध्यान रखिएगा। और यह ऑक्सीजन ले रहा है तो इसका हो रहा है उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। यह बना देगा H2O, क्या बना देगा, H2O। तो इसका हो रहा है उपचयन, इसका क्या हो रहा है, उपचयन। मतलब इसमें दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है, दोनों क्रियाएं क्या हो रही है, साथ साथ। तो मैं कहता हूं बस यही एक उदाहरण तैयार कर लो, 3 जगह काम देगा। कौन कौन, उपचयन का भी ये उदाहरण है, अपचयन का भी उदाहरण है, और अभी नीचवा यहाँ जा रहे हैं बताने रेडॉक्स का। रेडॉक्स के लिए भी यही लिख सकते हैं, ये आसान तरीका, चालाकी है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, तो ऑक्सीजन इसको दे रहा है ना भाई, तो ये ऑक्सीजन ले रहा है तो इसका उपचयन हो रहा है, और जिसका उपचयन होता है उसको क्या कहते हैं, अपचायक। क्या कहते हैं, अपचायक। तो ये अपचायक, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑक्सीजन दे रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो यह क्या कह रहेगा, ऑक्सीकारक, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यह हो गया उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ये हो गया अपचयन जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो इसका अपचयन हो रहा। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, लास्ट रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक ही समय पर साथ साथ हो रहे हों, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ हो रहे हों एक ही समय पर, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये आपको पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसका उदाहरण बस यही है, इसी को तीनों में चिपका दो, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तीनों पे है। तो देखिए यहाँ पर इसको ले सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर क्या होगा, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, कॉपर अलग, और ये ले लेगा। तो यहाँ तो सब बता ही चुके आपको इसके बारे में। तो ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आपके हो गए अभिक्रियाएं। एक बार और क्यों क्रिएशन फटाफट, संयोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाए, उसे हम कहेंगे संयोजन। वियोजन अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारक के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक में टूट जाए एक ही अभिकारक, उसे हम कहते हैं वियोजन। वियोजन 3 प्रकार के, उसमें वियोजन प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन। उसके बाद आप क्या पढ़े, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापन 2 ठो पढ़े, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। उसके बाद उष्माक्षेपी पढ़े जिसमें उष्मा बाहर निकले, उष्माशोषी पढ़े जिसमें उष्मा अंदर लिया जाए। उसके बाद पढ़े उपचयन और अपचयन, तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो हो गया उपचयन अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं एक ही समय पर साथ साथ होती है, इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए उपचयन से संबंधित 2 चीजें और हैं आपके इस पाठ में जो एग्जाम्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक है संक्षारण, क्या है, संक्षारण,
इसको ध्यान रखिएगा, संक्षारण। और दूसरा है विकृत गंधिता, पढ़े होंगे आप लोग, विकृत गंधिता। ये दोनों अभिक्रियाएं जो होती हैं ये उपचयन के कारण होती हैं। किसके कारण? उपचयन। और उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो संक्षारण क्रिया क्या होती है? जब धातुएं किसके प्रभाव में, अम्ल के प्रभाव में या नमी के प्रभाव में, आसपास की जो आर्द्रता होती है उसके प्रभाव में धातुएं आती है तो वो संक्षारित होती है, उसे हम संक्षारण अपक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना संक्षारण अपक्रिया है, चांदी पर काला परत चढ़ना संक्षारण अपक्रिया है, तांबे पर हरी परत चढ़ना संक्षारण अपक्रिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, संक्षारण को रोकने का उपाय जरूर याद रखिएगा। संक्षारण को रोकने का उपाय है तेल या ग्रीस लगा दीजिए, या पेंट लगा देते हैं, यसद लेपन कर देते हैं, या मिश्र धातु बना देते हैं, या गैल्वेनीकरण कर देते हैं। ये सब जो है संक्षारण को रोकने के उपाय है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है विकृत गंधिता। तो जो खाद्य पदार्थ हैं, ये जो खाद्य पदार्थ हैं, यह नमी में ऑक्सीजन से संयोग करके, ऑक्सीजन मतलब उपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनका स्वाद और गंध बदल जाता है, जिसे कहते हैं दिया तुम अरुआ जाना हो, वही है विकृत गंधिता। अरुआ गई, समझ लो, अरुआ जाना वही है विकृत गंधिता, गंध और स्वाद बदल जाता है। ये किसके कारण होता है? उपचयन के कारण होता है। तो यह होता है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को रोकने का क्या उपाय है? सबसे पहला चीज कि जो खाद्य पदार्थ है उसको आप सीधे सूर्य के प्रकाश में न लें। दूसरा रोकने का उपाय क्या है? प्रशीतन करें, मतलब फ्रीज में रख दें। तीसरा क्या है? उसको गर्म करके रखें, ढक के रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेगा, जितने भी पैकेट वाले पदार्थ हैं, पैकेट में जो खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, तो पैकेट में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दें और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दें। देखा लगा इतना फूला फूला पैकेट रहा चिप्स वगैरह का, तो चिप्स में नाइट्रोजन गैस रहता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकाल दिया जाता है। तो ये क्विक रिवीजन था जो पहले पाठ का था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करें। और इसके बाद सभी पाठों को ऐसे ही आपको छोटे छोटे वीडियो में तुरंत क्विक रिवीजन द्वारा पढ़ाया जाएगा। उन वीडियो को देखें और परीक्षा में 100% अंक हासिल